विपक्षी नेता बीजेपी पर खूब आरोप लगाते हैं, लेकिन वो अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, सब बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जो बात बाहर आई है उससे विपक्षी नेताओं के लिए बोलना मुश्किल हो गया है और वो देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। राहुल गांधी को लेकर जो खुलासे हुए हैं उससे देश के लोग हैरान हैं। राहुल गांधी भी अब देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं कि कैसे वो देश को गुमराह कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के साथ ही अरविंद केजरीवाल के लिए कई बुरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वहीं सीजेआई के फैसले से आप नेता संजय सिंह तिलमिला गए हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी को लेकर आई है हैरान करने वाली खबर और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का खेल कर दिया है खराब। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के भीतर राहुल गांधी अपनी फजीहत तो करवाते ही हैं, तो वहीं भारत के भीतर वो लगातार अपने दल कांग्रेस को रसातल में ले जा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार अलबल करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो लगातार देश की राजनीति के भीतर हाशिए पर जा रहे हैं। दर्शकों, राहुल गांधी आज नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन फिर भी वो हल्की और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी लगातार मजाक के पात्र बन रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति हमेशा से सामाजिक परिवेश को खराब कर रहे हैं। वो बाहर के देशों में जाकर दुनिया भर के सामने भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश जाकर राहुल गांधी भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफी हैरान करने वाला है। लेकिन विदेश से जो खबर आई है उससे राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता एक्सपोज हो गए हैं। इस बार जो बात बाहर आई है उसके बाद कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर अमेरिका के 2 पत्रकारों ने चौंकाने वाले दावे किए हैं, जिसके बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जिस सिख व्यक्ति को संबोधित कर कहा था कि क्या भारत में एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी, वो भलिंदर सिंह विरमानी है। वो अमेरिका में एक मीडिया संस्थान के सीईओ हैं और एक पत्रकार के तौर पर उस सभा में उपस्थित थे। उनका कहना है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा छेड़ा है वो बेतुका है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। भलिंदर ने एक भारतीय समाचार चैनल से बातचीत में कहा है कि भारत में सिखों को हर जगह अपनी धार्मिक पहचान और चिन्हों के साथ कहीं भी जाने आने की आजादी है, वे गुरुद्वारे भी जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समानतः पत्रकार संबोधन के बीच में किसी को नहीं टोकते, जब समय दिया जाता है तो वे प्रश्न करते हैं। उस सभा में राहुल का 15-20 मिनट का संबोधन था। इसके तत्काल बाद करीब 300 लोगों की भीड़ उन्हें वहां से ले गई। किसी को उनसे सवाल करने का मौका नहीं मिला। चूंकि राहुल गांधी ने उनका नाम लिया था तो वो पूछना चाहते थे कि उनसे किसने कहा कि सिखों को पगड़ी बांधने और कड़ा पहनने की आजादी नहीं है। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में कहां आजादी नहीं है। भलिंदर ने बताया कि सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी समर्थक आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के संगठन द्वारा राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करने की चर्चा थी, लेकिन बाद में उसने राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया, जो अचंभित करने वाला है। उन्होंने राहुल को नसीहत दी कि वो किसी भी मंच का इस्तेमाल बेहद सोच समझ कर करें। बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिका में एक सभा में भलिंदर सिंह से उनका नाम पूछकर कहा था कि लड़ाई भारत में राजनीति की नहीं है, लड़ाई ये है कि क्या सिख के तौर पर उन्हें भारत में पगड़ी पहनने की अनुमति है, भारत में कड़ा पहनने की अनुमति है या गुरुद्वारे जा सकते हैं। यही लड़ाई है और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए। लड़ाई इस बारे में है कि भारत कैसा होगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में राहुल गांधी के टीम के लोगों पर मनमाफिक सवाल नहीं पूछने पर एक पत्रकार के साथ मारपीट का आरोप लगा है। राहुल गांधी विदेश जाकर अफवाह उड़ाते हैं कि भारत की मौजूदा सरकार के शासन में देश में पत्रकारिता की स्वतंत्रता कम हो गई है, लेकिन राहुल गांधी के टीम के लोग ही मनमाफिक सवाल नहीं पूछने पर पत्रकारों के साथ मारपीट करते हैं और उनके मोबाइल फोन छीन लेते हैं। राहुल गांधी की हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ ऐसा ही हुआ है। उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा से बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर सवाल किया, तो वहां बैठे कांग्रेस समर्थक लोग भड़क गए और उनका मोबाइल फोन ले लिया और उनके रिकॉर्डिंग को भी डिलीट कर दिया। इसके बाद उन्हें धमकाने भी लगे। कहा जा रहा है कि ऐसा करने वाले लोगों में राहुल गांधी के निजी सचिव अलंकार भी शामिल थे।
इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा ने इस पूरे वाकया को बताया है और राहुल गांधी की टीम पर गंभीर आरोप लगाया है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस एक्सपोज हो गई है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से बेल वाले मुख्यमंत्री हो गए हैं। दिल्ली शराब घोटाले केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन उनकी मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता खुश हैं, लेकिन आपके लिए एक बुरी खबर भी आई है। आप खुश तो बहुत हो रही है, लेकिन वो ये नहीं बता रही है कि उनके नेता बाहर तो आ गए, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के पिंजरे में बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट को शायद बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा कि अरविंद केजरीवाल बाहर आकर साफ सुथरी राजनीति करेंगे, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की पाबंदी लगा दी है अरविंद केजरीवाल पर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा कि कहीं अरविंद केजरीवाल को दफ्तर जाने की इजाजत दे दी जाए तो कहीं घोटाले का नया ड्राफ्ट न बना दें, इसलिए कह दिया कि आप दफ्तर नहीं जाएंगे। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है। अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने की खुशी तो आपको मिली है, लेकिन जेल से बाहर आकर भी कुछ न कर पाने का गम भी अरविंद केजरीवाल को झेलना होगा, वो भी तब जब दिल्ली में कुछ महीने बाद चुनाव होने हैं। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के लिए जनता को लुभाने के लिए कोई फैसला लेना मुश्किल हो सकता है। केजरीवाल ने सोचा होगा कि वो बाहर आकर चुनाव से पहले धराधर फैसले लेंगे ताकि जनता को लुभा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मंसूबों पर पानी फेरते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही उन पर कुछ पाबंदियां भी लगाई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रहते हुए उन्हीं शर्तों का पालन करना होगा जिन शर्तों पर उन्हें ईडी केस में जमानत मिली थी। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में नहीं जा पाएंगे, न ही बतौर मुख्यमंत्री वो किसी फाइल पर साइन कर पाएंगे। ऐसे में सरकार के कामकाज में अब भी दिक्कत बनी रहेगी। वहीं अरविंद केजरीवाल पर जेल से बाहर आकर शराब घोटाले से जुड़े मामले की बात करने की भी पाबंदी रहेगी। वो इस मामले में न कोई टिप्पणी कर पाएंगे और न ही इस मामले पर किसी से कोई बात करेंगे, चर्चा तक नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल जमानत के दौरान किसी तरह की कोई नियुक्ति नहीं कर पाएंगे, न ही किसी को नियुक्ति करने की प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में जमा रहेगा। इसका मतलब ये है कि वो जमानत के दौरान किसी विदेश यात्रा पर भी नहीं जा सकेंगे। ऐसे में अब जब अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर कोई फाइल साइन ही नहीं कर सकेंगे, सीएम दफ्तर नहीं जा सकेंगे, तो फिर ये सवाल है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जनता के लिए क्या काम कर पाएंगे। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद भी स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे उनके जेल में रहने के वक्त थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता अब दिल्ली में चुनाव से पहले उनकी सरकार की विफलताओं के लिए मोदी सरकार पर आरोप लगाते देखे जा सकते हैं। लेकिन अब दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझ चुके हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मिली थी और तब अरविंद केजरीवाल ने जेल का जवाब वोट से का नारा दिया था, लेकिन दिल्ली के लोगों पर अरविंद केजरीवाल के इस नारे का कोई असर नहीं हुआ और इस बार भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल एंड कंपनी की आफत बढ़ सकती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी लगातार रणनीति बना रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार घाटी में भगवा परचम लहरा सकती है, जिसकी भनक अब्दुल्ला और महबूबा परिवार को लग गई है, जिससे वो काफी परेशान है। घाटी से धारा 370 हटने के बाद अब वहां के लोग शांति से रह रहे हैं। अब घाटी के युवा पत्थरबाजी की जगह स्कूल और कॉलेज जा रहे हैं। अब घाटी के युवा पत्थर की जगह हाथ में कंप्यूटर थाम रहे हैं और ये सब पीएम मोदी के फैसलों की वजह से हुआ है। जम्मू कश्मीर के लोग अब राज्य की विकास में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां के सियासी दलों की सियासी जमीन दरक गई है। यही वजह है कि फिर से वो पहले की तरह कश्मीर चाहते हैं और उन्हें पीएम मोदी की नई कश्मीर से तकलीफ है। लेकिन इस बार अदालत के एक फैसले ने विपक्ष के सभी दलों को लगभग चिंता में डाल दिया है कि आखिर अब क्या होगा। दोस्तों, समझने की जरूरत है कि कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पार्टी की हवा निकल गई है। अब इस चुनाव में इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। दरअसल इस बार के जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर माहौल ही बदल गया है। न महबूबा, न उमर, न फारूक कश्मीर के चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार इस बार सुर्खियों में है। निर्दलीय उम्मीदवार 40 साल के बाद एक बार फिर बड़ी संख्या में ताकतवर पार्टियों को सीधी टक्कर देते दिख रहे हैं।
ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां बीजेपी पर निर्दलीय उम्मीदवारों के कंधे पर चुनाव लड़ने का आरोप लगा रही है। वहीं इंजीनियर राशिद की रिहाई को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। महबूबा मुफ्ती ने इशारों इशारों में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जेल में बंद किसी गरीब व्यक्ति के माता पिता को उनसे मिलने की इजाजत नहीं है, लेकिन कुछ लोग जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर राशिद को बेल मिलने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी और तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली को मुबारक। वहीं टेरर फंडिंग में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद को बेल मिलने और चुनाव प्रचार में उतरने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं दिल्ली को मुबारकबाद देता हूं। एक तरफ उसे छोड़ देते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना चिट्ठी लिखता है, यहां सबको कि इसको सपोर्ट करना है, ये तो उन्हीं का प्रत्याशी है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इंजीनियर राशिद को बीजेपी ने छोड़ा है क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ मुसलमानों के टुकड़े हों। बीजेपी इंजीनियर राशिद के साथ है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद इंजीनियर राशिद फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में राशिद को 2 अक्टूबर 2024 तक अंतरिम जमानत दी है, जिसके बाद जेल से बाहर आकर वो जमकर चुनाव प्रचार कर रहा है। इंजीनियर राशिद लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हरा चुका है। ऐसे में अब कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की टेंशन इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इंजीनियर राशिद ने 35 से 40 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से इंजीनियर राशिद का कद बढ़ रहा है, उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी परेशान है। इस्लामिक कट्टरपंथी और अलगाववादी विचारधारा से हमदर्दी रखने वाला एक तबका राशिद के पाले में जा सकता है। ऐसा होने पर घाटी के समीकरण पूरी तरह से बदल जाएंगे। बीजेपी को जम्मू की 43 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है। वहीं अगर कश्मीर की 47 सीटों पर वोट बढ़ जाते हैं तो बीजेपी के लिए और अच्छा होगा। लोकसभा चुनाव में इंजीनियर राशिद के हाथों शिकस्त खाने वाले उमर अब्दुल्ला यही प्रचारित करने में जुटे हैं कि राशिद बीजेपी से मिले हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ में आ गया है कि कश्मीर को फायदा देना है तो बीजेपी को लाना है। घाटी के लोग फिर से कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि वो अब्दुल्ला और महबूबा परिवार से दूरी बना रहे हैं। इसलिए ही अभी से अब्दुल्ला और महबूबा परिवार की नींद गायब हो गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को क्या फिर से जेल जाने का डर सताने लगा है? क्या वो भारत सीजेआई से डरने लगे हैं कि कहीं वो फिर से सलाखों के पीछे न चले जाएं? हालांकि संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट के रहमो करम पर जेल के बाहर सांस ले पा रहे हैं, लेकिन वो आज सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जो लोग घोटाले के आरोपी हैं और जो सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर घूम रहे हैं, उनकी घबराहट बढ़ने लगी है। आम आदमी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए हैं और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, जिसमें आप सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं। लेकिन संजय सिंह को भी अब सीजेआई के फैसले से मिर्ची लगी है। विपक्ष के लोग हिंदुत्व से इस तरह की कुंठा से ग्रसित हैं कि उनकी बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल पीएम मोदी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की गणेश महोत्सव के दौरान आरती करते हुए तस्वीरें सामने आने के बाद से ही विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करे। विपक्ष ने सोचा नहीं होगा कि सीजेआई की पीएम मोदी के साथ ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। विपक्ष जो हिंदुत्व से चिढ़ा रहता है, वो यह तस्वीरें देखते ही तमतमा गया। जहां संजय राउत से लेकर संजय सिंह तक ने बीजेपी पर निशाना साधा है, वहीं बीजेपी नेता बेल संतोष ने तंज कसते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कल की एक पूजा और आरती ने देश भर के कई लोगों की नींद, सुबह की वॉक और चाय का नाश्ता बिगाड़ दिया। और जिसके बाद बेल संतोष की इस पोस्ट पर आप सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया और कहा कि बेल संतोष ने साफ कर दिया कि बीजेपी पूजा अर्चना का इस्तेमाल कर राजनीतिक इस्तेमाल के लिए करती है। कहा इस बात का सपना देखा, पूजा और आस्था पर किसने सवाल उठाया। बीजेपी के लिए पूजा का मतलब राजनीतिक इस्तेमाल करना है। जहां संजय सिंह ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी पूजा अर्चना का इस्तेमाल राजनीति के लिए करती है। तो देखा आपने कैसे सीजेआई को पीएम मोदी के साथ देख संजय सिंह तिलमिला गए हैं। दोस्तों, जो विपक्ष पीएम मोदी का सीजेआई के घर गणेश पूजा में शामिल होने के बाद से बवाल काट रखा है, उनसे ये पूछना चाहिए कि क्या जब देश के सीजेआई तब के पीएम मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे तो क्या न्यायपालिका खतरे में नहीं थी?
साल 2009 में पीएम मनमोहन सिंह की इफ्तार पार्टी में तत्कालीन सीजेआई केजी बालकृष्ण शामिल हुए थे। ये सेक्युलर है, न्यायपालिका सुरक्षित है। पीएम मोदी सीजेआई के घर पर गणेश पूजा में शामिल हुए तो न्यायपालिका के साथ समझौता हो गया। बता दें कि 18 सितंबर 2009 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नई दिल्ली स्थित आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में तत्कालीन सीजेआई केजी बालकृष्ण ने भी हिस्सा लिया था। पीएम मोदी जब मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के घर पहुंचे तो उनका स्वागत सीजेआई और उनकी पत्नी ने किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मराठी अंदाज में सफेद टोपी पहनी हुई थी। इसके बाद पीएम मोदी ने सीजेआई और उनकी पत्नी के साथ भगवान गणेश की पूजा की, जिसके बाद से ही विपक्षी नेता तिलमिलाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।